दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में आज की वीडियो में प्रस्तुत है एनसीईआरटी आधारित भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 4, जिसमें आज की वीडियो में हम मौर्योत्तर काल तथा गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपके आगामी परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन के भारतीय इतिहास खंड के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ इतिहास के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। सबसे पहले इसमें हम मौर्योत्तर काल से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है कि प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था वो कौन सा था? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, डेरियस प्रथम। दोस्तों डेरियस प्रथम पहला ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ हिस्सों को अपने अधीन कर लिया था। और डेरियस प्रथम, जिसको दारा प्रथम कहा जाता है, 522 से 486 ईसा पूर्व, इसने फारसी साम्राज्य के संस्थापक कुरोस के बाद हखमनी वंश का प्रसिद्ध शासक था। और सबसे पहले डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। और हेरोडोटस के अनुसार डेरियस प्रथम के साम्राज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश शामिल था और पूर्व की ओर इसका विस्तार राजपुताना के रेगिस्तान तक फैला हुआ था। और पार्लियोलिस तथा नक्शे रुस्तम के शिलालेख के अनुसार पंजाब भी उसके साम्राज्य में शामिल था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? ऑप्शन है 178 ईस्वी पूर्व, और देखिए 101 ईस्वी पूर्व, 58 ईसा पूर्व या फिर 78 ईस्वी में। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों ये राज्याभिषेक की तिथि जो है ये सन 1960 में आयोजित पुरातत्व विभाग के द्वितीय सम्मेलन में आम सहमति से 78 ईस्वी को स्वीकार किया गया और 78 ईस्वी से ही शक संवत का प्रारंभ माना गया है। कनिष्क ने कैसर या सीजर की उपाधि धारण की थी और इसकी प्रथम राजधानी पेशावर जो कि पुरुषपुर और द्वितीय राजधानी मथुरा थी। तो दोस्तों कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण कि द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? तो कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। दोस्तों कनिष्क का प्रशासनिक नेतृत्व बहुत ही महत्वपूर्ण और कुशल रहा, इसी कारण इतिहासकार उसे द्वितीय अशोक कहते हैं। रोमन सम्राट की भांति कनिष्क ने कैसर या सीजर की उपाधि धारण की और शकों की भांति क्षत्रप व्यवस्था लागू की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस चीनी सेनापति ने कनिष्क को पराजित किया था? ऑप्शन है पांचाऊ, पानयांग, सी हुआंगटिन या होटी। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, पांचाऊ। दोस्तों चीनी स्रोतों के अनुसार 73 से 94 ईस्वी के मध्य चीन के प्रसिद्ध सेनापति पांचाऊ से नाराज कनिष्क ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया, लेकिन कनिष्क असफल रहा। चीनी इतिहासकारों के अनुसार युद्ध का कारण ये था कि कनिष्क ने एक दूत भेजकर हान राजकुमारी से विवाह की मांग की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया था? तो उत्तर है कनिष्क ने। दोस्तों महान सिल्क मार्ग या सिल्क रूट को भारतीयों के लिए आरंभ कराने का श्रेय कुषाण वंश के शासक कनिष्क को जाता है। और मध्य एशिया से गुजरने वाला ये व्यापारिक मार्ग चीन को रोमन साम्राज्य के पश्चिमी प्रांतों से जोड़ता था। चीन से होने वाले रेशम का समस्त व्यापार सिल्क मार्ग से होता था और प्रथम शताब्दी में भारत और रोम के मध्य रोमन साम्राज्य को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी में किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक विस्तृत थीं? गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका कुषाण वंश। दोस्तों कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक फैली थीं। इसकी सीमाएं उत्तर में चीन के तुर्फान और कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक और पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक फैली हुई थीं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी कला शैली भारतीय और यूनानी कला शैली का सम्मिश्रण है? तो सही उत्तर हो जाएगा गांधार शैली। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है गांधार शैली जो है, ये देखिए ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। इसको यूनानी बौद्ध या इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन शैली भी कहा जाता है और इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक एवं कुषाण शासक थे। गांधार कला को महायान धर्म से प्रोत्साहन मिला था और इस शैली में महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई। इनकी मूर्तियों में बुद्ध को यूनानी देवता अपोलो के समान दर्शाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कनिष्क की राजधानी क्या थी? आपको बताना है। ऑप्शन है पुरुषपुर, बनारस, इलाहाबाद या सारनाथ। तो सही उत्तर ऑप्शन ए पुरुषपुर या पेशावर। दोस्तों वर्तमान में जो पेशावर है ये पुरुषपुर के नाम से प्राचीन काल में जाना जाता था और कनिष्क की पहली राजधानी पेशावर और द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने कश्मीर पर विजय प्राप्त कर वहां कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था और कनिष्क ने भारत में मगध तक अपना साम्राज्य विस्तार किया था। यहीं से वह विद्वान अश्वघोष को पेशावर ले गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिलिंद पन्हो क्या है? आपको बताना है। तो उत्तर है मिलिंद पन्हो एक बौद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना पाली भाषा में की गई है और इसका काल 100 ईसा पूर्व का है। इसमें इंडो ग्रीक शासक मिलिंद यानी मिनांडर प्रथम और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य संवाद को वर्णित किया गया है। मिनांडर या जिसको मिलिंद कहा जाता है और नागसेन के मध्य हुए इस संवाद में मिनांडर के शंका समाधान के बाद बौद्ध धर्म को स्वीकार करने की कथा का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है और इस ग्रंथ का संस्कृत रूप नागसेन भिक्षु सूत्र है। अगला प्रश्न है कि काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेख में मिलता है? देखिए दोस्तों, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक के अभिलेख, राजेंद्र प्रथम के अभिलेख या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। दोस्तों ब्राह्मी लिपि में लिखा गया संस्कृत भाषा की काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है जो गुजरात के गिरनार पर्वत से प्राप्त हुआ है। इसका उत्कीर्ण रुद्रदामन जो कि 130 से 150 ईस्वी द्वारा करवाया गया और रुद्रदामन ने सुदर्शन झील गुजरात का जीर्णोद्धार करवाया जो कि मौर्य काल में निर्मित की गई थी और इस समय सौराष्ट्र प्रांत का शासक सुविशाख था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? तो आप जानते हैं कि जूनागढ़ या गिरनार जो शिलालेख है उसका संबंध शक क्षत्रप रुद्रदामन से है और ये भारत में शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। इसने ही सबसे पहले संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया था और इसी अभिलेख में रुद्रदामन द्वारा सातवाहन नरेश, दक्षिणापथ स्वामी, गौतमीपुत्र सातकर्णी या भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक को 2 बार पराजित करने का साक्ष्य मिलता है। रुद्रदामन के शासन में उज्जैनी शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासक ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा आरंभ की थी? तो ये था सातवाहन वंश। दोस्तों ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा का प्रारंभ सातवाहन शासकों ने किया जबकि उन्होंने अधिकतर भूमिदान बौद्ध भिक्षुओं को दिया था। सातवाहन वंश की स्थापना आप जानते हैं सिमुक ने की थी और इनको आंध्र भृत्य भी कहा गया है। प्रतिष्ठान या पैठन इस वंश की राजधानी थी और इसकी राजकीय भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। शीशे के सिक्के प्रचलित करने वाला प्रथम वंश सातवाहन था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? मौर्य, इंडो ग्रीक, गुप्त या कुषाण? तो सही उत्तर ऑप्शन बी इंडो ग्रीक। दोस्तों सबसे पहले इंडो ग्रीक शासकों ने लेख वाले सिक्के या मुद्रा लेख और सोने के सिक्के जारी किए। कुषाण शासक विम कटफिसस द्वितीय ने भी सोने के सिक्के जारी किए जबकि सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त काल की प्राप्त होती हैं। इंडो ग्रीक शासकों ने ही सबसे पहले सिक्कों पर छवि अंकन का प्रचलन किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजा खारवेल किस चेद वंश के महानतम शासक थे? तो सही उत्तर है कलिंग। देखिए दोस्तों राजा खारवेल कलिंग जो कि वर्तमान ओडिशा के चेद वंश जिसको महामेघवाहन के कहा जाता है इसके महानतम शासक थे और इनके विषय में अधिकांश जानकारी उदयगिर पहाड़ियों में स्थित हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। खारवेल जैन धर्म का संरक्षक था और इस अभिलेख में कोई तिथि प्राप्त नहीं होती है जबकि खारवेल के विषय में जानकारी का यही एकमात्र स्रोत है। मौर्योत्तर युग के बाद आइए गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं।
पहला प्रश्न है कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है या कौन था? तो सही उत्तर है चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, लेकिन गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने 240 से 280 ईस्वी के बीच की थी, जिसे आदिराज से भी संबोधित किया जाता है। उसने महाराज की उपाधि धारण की थी, जबकि गुप्त राजवंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसका शासनकाल 319 से 350 ईस्वी था। ये गुप्त राजवंश का प्रथम शासक था जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, और इसने गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी में प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे वो कौन था? ऑप्शन है श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो सही उत्तर है चंद्रगुप्त प्रथम। दोस्तों, गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त प्रथम ने सोने के सिक्के जारी किए। उसने लिच्छवी कुल की कन्या से विवाह कर वैशाली राज्य प्राप्त किया और द्वितीय मगध साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त ने सिक्कों पर कुमार देवी की छवि और पृष्ठभाग पर सिंह वाहिनी देवी दुर्गा की आकृति को बनवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए वो कौन था? तो सही उत्तर है मेघवर्मन। दोस्तों, लंका का राजा यानी श्रीलंका का राजा मेघवर्मन समुद्रगुप्त का समकालीन था, और चीनी स्रोतों से ये जानकारी मिलती है कि मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त के पास उपहारों सहित एक दूत दरबार में भेजा था और साथ ही अनुरोध किया था कि उसे भारत में एक बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति दे दी जाए। अनुमति मिलने के पश्चात उसने बोधिवृत्त के निकट लंका के बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक भव्य विहार का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण, शक विजेता किसे माना जाता है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को दोस्तों पश्चिमी भारत में उज्जैनी के अंतिम शक शासक रुद्र तृतीय को पराजित करने का श्रेय दिया जाता है, और शकों पर विजय के उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य या शकारी की उपाधि धारण की, और इसी विजय के उपलक्ष्य में उसने चांदी के सिक्के जारी किए थे। तो याद रखिएगा, शक विजेता चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किस एक से संबंधित है? तो सही उत्तर है इलाहाबाद स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। और दोस्तों, इलाहाबाद के अशोक स्तंभ लेख से समुद्रगुप्त के शासन के विषय में सूचना मिलती है। अशोक द्वारा निर्मित यह स्तंभ लेख कौशाम्बी से लाकर इलाहाबाद में अकबर ने स्थापित करवाया था, और इस स्तंभ पर जहांगीर और बीरबल का भी उल्लेख है। अगला प्रश्न है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी वो कौन सा था? तो सही उत्तर है ये था चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की, जिसका अर्थ होता है पराक्रम का सूर्य, और इसके द्वारा ग्रहण की गई अन्य उपाधियों में विक्रमांक परम भागवत हैं। इसे देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि नामों से भी जाना जाता है, और चंद्रगुप्त द्वितीय विजेता के साथ साथ ये योग्य एवं कुशल प्रशासक था। दोस्तों, गुप्त शासकों में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि किस शासक के सिक्के संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते हैं? तो आप जानते हैं वो समुद्रगुप्त था, और गुप्त शासक समुद्रगुप्त को उसकी मुद्राओं पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है, जो उसके संगीत के प्रति प्रेम का सूचक है। इसे कविराज की उपाधि प्रदान की गई है, और अपनी विजयों के पश्चात समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था और पृथिव्या प्रथम वीर की उपाधि धारण की थी। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन किया है। अगला प्रश्न आसान सा प्रश्न है दोस्तों, देखिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो आप जानते हैं समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और समुद्रगुप्त की साम्राज्य प्रसार नीतियों से प्रभावित होकर इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी कृति अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में उसे भारत का नेपोलियन कहा था। और समुद्रगुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। आर्यावर्त का प्रथम और द्वितीय विजय अभियान, दक्षिणापथ के 12 शासकों पर विजय उसके प्रमुख सैन्य अभियान थे, और समुद्रगुप्त की विजय नीतियों में परिचारिकाकृत नीति, ग्रहण मोक्षानुग्रह और कन्योपायन थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या नाम दे दिया गया था?
तो आपको बताना है। तो गुप्तकालीन जो चांदी की मुद्राएं थी उनको रूपक कहा जाता था, रूपक या रुपयक। और इन्हें जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। इसने पहले से प्रचलित शक मुद्राओं की भांति ही अपनी रजत मुद्राओं को उत्कीर्ण करवाया था और गुप्त काल के राजाओं के अभिलेखों में स्वर्ण मुद्राओं को दीनार कहा गया है। गुप्त काल के सर्वाधिक सिक्के बयाना भरतपुर राजस्थान से मिले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रगुप्त के नवरत्नों में कौन सा फलित ज्योतिष से संबंधित था, आपको बताना है। तो ये था छपड़क। दोस्तों छपड़क फलित ज्योतिष के विद्वान थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में इनकी प्रसिद्धि रही है और चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में देखिए सर्वोत्कृष्ट महाकवि कालिदास थे। उत्कृष्टता के क्रम में नवरत्नों में कालिदास, धन्वंतरि, बाराहमिहिर, अमर सिंह, शंकु, छपड़क, वररुच, बेताल भट्ट और घटकर पर थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो आप जानते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में महान संस्कृत कवि कालिदास रहते थे। चंद्रगुप्त ने कालिदास को अपना राजदूत बनाकर कुंतल नरेश के दरबार में भेजा था और कालिदास के प्रमुख काव्य ग्रंथों में रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत, ऋतुसंहार और नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम है। अभिज्ञान शाकुंतलम का सर्वप्रथम यूरोपीय भाषा में अनुवाद विलियम जोन्स ने 1789 में किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो सही उत्तर है गुप्त काल का। गुप्त काल में पाटलिपुत्र, मथुरा जैसे प्रमुख नगर भी क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो नगर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे उसमें अधिकांश को गुप्त काल में त्याग दिया गया। गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र इस काल के ह्रास के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा कौन थी? तो सही उत्तर हो जाएगा गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा संस्कृत थी और कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्लासिकल युग अथवा स्वर्ण युग कहा गया है। संस्कृत इस काल में ही पहली बार राजभाषा बनी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, शतरंज का खेल कहाँ उद्भूत या ओरिजिनेट हुआ था? तो सही उत्तर है शतरंज का खेल भारत में उद्भूत या इसका उद्भव हुआ था और ये 4 खिलाड़ियों द्वारा चतुरंग नामक युद्ध खेल के रूप में विकसित हुआ था। ये भारतीय महाकाव्य महाभारत में उल्लिखित एक युद्ध व्यूह रचना का संस्कृत नाम है और गुप्त काल के दौरान शतरंज के खेल का उद्भव भारत में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस अभिलेख में सती प्रथा के प्रथम साक्ष्य मिले हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर है एरण से। देखिए दोस्तों, सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य 510 ईस्वी में प्राप्त भानुगुप्त के अभिलेख से हुआ है, जिसमें गोपराज सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है और एरण नामक ऐतिहासिक स्थान मध्य प्रदेश के सागर जिले में है। अगला प्रश्न है, किस चीनी यात्री ने भीनमाल की यात्रा की थी? तो सही उत्तर है भीनमाल की यात्रा दोस्तों ह्वेनसांग ने की थी। देखिए, भीनमाल प्राचीन काल में गुजरात राज्य की राजधानी थी और ह्वेनसांग प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था जो कि हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। उसने भीनमाल की यात्रा भी की थी। उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारत के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया और इसके यात्रा विवरण को सीयू की कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तीसरी शताब्दी में वारंगल या जो वर्तमान में वारंगल था ये किसके लिए प्रसिद्ध था? तो सही उत्तर है लोहे के यंत्र और उपकरणों के लिए। दोस्तों, तीसरी शताब्दी में वारंगल जो कि वर्तमान उत्तरी तेलंगाना है लोहे के यंत्रों और उपकरणों को बनाने के लिए प्रसिद्ध था। वारंगल का किला सन 1199 में बनना आरंभ हुआ, जिसकी नींव राजा गणपति ने रखी थी और 1261 में रुद्रमा देवी के द्वारा इसको पूर्ण किया गया। वारंगल 12वीं सदी में काकतीयों की राजधानी था और काकतीयों के शासनकाल में वारंगल में हिंदू संस्कृति और तेलुगु भाषा की अत्यधिक उन्नति हुई थी। अगला प्रश्न है, मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ पर थी दोस्तों? तो सही उत्तर है कन्नौज में। मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी और इस वंश के प्रमुख शासकों में हरिवर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा और गृहवर्मा थे। कन्नौज का प्रथम मौखरी वंश का सामंत हरिवर्मा था। उसने 510 ईस्वी में शासन किया था और इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि हूणों को पराजित कर पूर्वी भारत को उसके आक्रमण से बचाना था।
अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अभियान को किसने रोका था? तो आप जानते हैं पुलकेशिन द्वितीय ने। और दोस्तों हर्ष और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के मध्य नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। और पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल प्रशस्ति और ह्वेनसांग का विवरण इस युद्ध के साक्ष्य हैं, और इसका शासनकाल 609 से 642 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न है, हर्ष की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो आप जानते हैं दोस्तों हर्ष की राजधानी कन्नौज में स्थित थी। और राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन थानेश्वर के राज सिंहासन पर बैठा और अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की। हर्ष को दोस्तों शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था, और इसने परम भट्टारक मगध नरेश की उपाधि धारण की थी। इसके शासनकाल में कर वसूलने वाले अधिकारियों को भौगोलिक और भूमि संबंधी विवरण रखने वाले अधिकारी को पुस्तपाल कहा जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हर्ष के शासनकाल की सूचनाएं किसके पुस्तकों में वर्णित हैं? तो सही उत्तर है, हर्ष के शासनकाल की जो सूचनाएं हैं कल्हड़ द्वारा रचित राज तरंगणी में वर्णित हैं। और ह्वेनसांग ने हर्ष को शिलादित्य कहा था। बाणभट्ट ने अपने समकालीन शासकों और उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन किया है। हर्ष ने नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटकों की भी रचना की थी। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो आप जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय। और दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री जो है ये ह्वेनसांग भारत की यात्रा की, और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में योग शास्त्र का अध्ययन किया। उस समय वहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। दोस्तों ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार और वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा जाता है। तो ये था दोस्तों भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट, जिसमें आपने गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल तथा मौर्योत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।